नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक का आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 14 का 60 नोट्स देखेंगे। तो 60 नोट्स आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हम यहाँ पर बेसिकली क्या पढ़ते हैं। केवल काम की बातें करते हैं। मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए मैं डिटेल में लेक्चर ले चुका हूँ। कॉन्सेप्ट सीखना है तो उन लेक्चर्स को देखें। सिर्फ पास करना चाहते हैं या सिर्फ जो है एक फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं कि ठीक है मुझे जानकारी चाहिए, गो अहेड, ये अच्छा है आपके लिए। मनी क्या होती है, M1, M2, M3, M4 क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होती है, ये सारी बातें हमें इस लेक्चर में करनी है। तो सर मनी क्या होती है, अगर हम देखें तो मनी किसी भी चीज़ की, कोई भी ऐसी चीज़ जो इन चार कामों को करे, ऐसी कोई भी चीज़ जो इन चार कामों को करे, सर उसे हम मनी कह सकते हैं। तो मनी इज एनीथिंग व्हिच परफॉर्म द फॉलोइंग 4 टास्क। 4 फंक्शन या 4 टास्क अगर करें तो उसे मनी कहा जाता है। जैसे ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, अ मेजर ऑफ वैल्यू होना चाहिए, स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम होना चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट होना चाहिए। अगर ये 4 काम करता है कोई भी चीज़ तो सर उसे मनी हम कहते हैं। ओके, मनी सप्लाई की बात करें अगर हम, मनी सप्लाई क्या होती है, तो मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे इकोनॉमी में कितना पैसा मौजूद है, कितने पैसे का स्टॉक मौजूद है, उसी को ही मनी सप्लाई कहा जाता है। उसी को मनी सप्लाई कहा जाता है। मनी सप्लाई का जो डेटा है वो फोर्थनाइटली यानी कि 2 हफ्ते में एक बार, है ना, फोर्थनाइटली बेसिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश किया जाता है। मनी सप्लाई का डेटा कौन पब्लिश करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फोर्थनाइटली बेसिस पर, महीने में 2 बार आएगा, है ना। 15 यानी कि फोर्थनाइटली मतलब 14 दिन होता है, 15 दिन होता है, 2 हफ्ते के बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 या 5 इंस्ट्रूमेंट हैं। M1, M2, M3, M4 होता है। इसके अलावा M0 भी होता है। इसके अलावा M0 भी होता है। तो करेंसी विथ पब्लिक का क्या मतलब होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन, उसमें से लेस कर दीजिए, उसमें से घटा दीजिए कैश हेल्ड विद द बैंक। तो करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी विथ पब्लिक अगर निकालनी है तो करेंसी इन सर्कुलेशन में से कैश हेल्ड बाई बैंक अगर घटा देंगे तो आपको करेंसी विथ पब्लिक मिल जाएगी। ठीक, कितनी सर्कुलेशन में है, मान लेते हैं 100 रुपये हमारे सर्कुलेशन में है, उसमें से 40 रुपये बैंक में जमा है, तो करेंसी पब्लिक के साथ कितनी मौजूद है? 60 रुपये। बाकी का 40 रुपये बैंक में रखा है, 60 रुपये जो है कस्टमर यानी कि जनता के पास मौजूद है। M0 होता है सर, उसे रिजर्व मनी कहते हैं। M1 को नैरो मनी कहा जाता है, M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से किसे ब्रॉड मनी कहते हैं? M3 को। इनमें से किसे नैरो मनी कहते हैं? M1 को। M0 को किस नाम से जाना जाता है? रिजर्व मनी के नाम से जाना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो नोट, जितने करेंसी छापी जाती है उसे ही M0 कहते हैं, ठीक है। M3 ब्रॉड मनी कहलाती है, या यही है मनी सप्लाई, मतलब टोटल कितना मनी है इकोनॉमी में, वो M3 ही हमें बताता है। आगे बढ़ेंगे तो 4 मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई जो हमारे यहाँ यूज होते हैं M1, M2, M3, M4 हैं। तो इनको मैं चारों को आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इनके फार्मूले और इन पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो चारों हम देखेंगे। पहला M1 अगर निकालना है तो करेंसी विथ पब्लिक, पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, बैंकों के पास में कितना हमने डिमांड डिपॉजिट कर रखा है, प्लस RBI के साथ कितना अदर डिपॉजिट मौजूद है। इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं सर तो वो M1 निकल करके आ जाता है। M1 को नैरो मनी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? नैरो मनी, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ऐसा होता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि कस्टमर जब डिमांड करता है तो हमें पैसे देने पड़ते हैं। ओके, M2 आपको निकालना है तो M1 में जोड़ दीजिए सेविंग डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस के पास मौजूद है। M2 निकालना है तो M1 में जो पोस्ट ऑफिस के पास में सेविंग डिपॉजिट है उसको जोड़ दीजिए। अगर आपको M3 कैलकुलेट करना है तो M1 में जो टाइम डिपॉजिट है बैंक के साथ उसको जोड़ दीजिए, ठीक है, बैंक के साथ टाइम डिपॉजिट। तो ध्यान देंगे अगर M1 में, तो यहाँ डिमांड डिपॉजिट तो बैंक वाला हो ही चुका था, डिमांड डिपॉजिट बैंक वाला हो चुका था, और यहाँ पर टाइम डिपॉजिट भी हमने शामिल कर लिया, टाइम डिपॉजिट भी शामिल कर लिया। तो M3 में आपका, M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट आ जाता है, M2 में आपका M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट आता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाला आता है इसमें। कौन सा? पोस्ट ऑफिस वाला आ जाता है। ओके, M4 में क्या आता है सर? M4 निकालना, ध्यान देंगे
M2 निकालने के लिए M1 की जरूरत पड़ती है, दिस वन। M3 निकालने के लिए M1 की जरूरत पड़ती है, दिस वन। लेकिन M4 कैलकुलेट करने के लिए हमें M3 की जरूरत पड़ती है। M4 कैलकुलेट करने के लिए हमें ये चाहिए, जो M3 का फार्मूला है उसी में और जोड़ेंगे। यानी कि देखिए M4 निकालने के लिए हमें चाहिए M3 प्लस क्या, ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। जितने भी डिपॉजिट, ऑल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस वाले एक साथ ले लीजिए, ठीक है, एक्सेप्ट एनएससी। एनएससी को नहीं लिया जाता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, उसको नहीं शामिल किया जाता है, तो बाकी सारे डिपॉजिट इसमें ले लिए, ठीक है। अब अगर हम देखें M3 क्या होता है, तो अभी हमने देखा था M3 इक्वल टू M1 होता है। M1 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस जितना भी टाइम डिपॉजिट है बैंक के साथ में, ठीक है। फिर देखें M1 क्या होता है, तो M1 में अभी हमने देखा था कि करेंसी विथ पब्लिक कितनी है, प्लस डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के साथ मौजूद है, प्लस अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के साथ मौजूद है, करेक्ट है। तो ये इतनी सारी चीजें जुड़ेंगी, ठीक है। आप अगर चाहोगे तो यहां पर ये ला करके लिखोगे, M3 की जगह पर हम लिखेंगे क्या, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस ऑल डिपॉजिट, और M1 हटाएंगे तो ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा फार्मूला आपका बन करके आता है सामने, M1 M2 M3 M4। इसमें M1 को नैरो मनी कहते हैं, फिर से बता रहा हूं, M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं। M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। एक M0 भी होता है। M0 ऐसा पैसा जो आरबीआई छापती है, ठीक है। M0 करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। तो M0 क्या होता है, कितनी करेंसी इन सर्कुलेशन है, प्लस बैंकों ने जो डिपॉजिट कर रखा है आरबीआई के साथ में, प्लस अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास मौजूद है, इन सब को मिला करके ही हमारा बन जाता है M0। इसे रिजर्व मनी कहते हैं। M0 को क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी। M0 इज रिजर्व मनी, M1 इज नैरो मनी, M3 इज ब्रॉड मनी। ध्यान रखेंगे। अब आती है सर बात मनी मल्टीप्लायर की, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर टर्म किसने दिया था, तो ये टर्म जो है दिया गया था मिल्टन फ्राइडमैन और एना स्वार्ट्ज के द्वारा, ठीक है। मिल्टन और एना के द्वारा ये जो है मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया गया था। मनी मल्टीप्लायर क्या बताता है, कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, यहाँ हम उतनी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। वहाँ 45 मिनट के लेक्चर लगे हुए हैं इसी काम को समझाने में, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स द प्रोसेस थ्रू विच द बेस मनी या रिजर्व मनी M0 क्रिएटेड बाई सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक द्वारा बनाई गई है, छापी गई है, मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाइज इन द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में मल्टीप्लाई होती है टू द स्टॉक ऑफ ब्रॉड मनी M3 के बराबर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो मनी मल्टीप्लायर हमें बताता है कि कैसे M0 कैसे M3 में कन्वर्ट होता है। M0 क्या है, रिजर्व मनी जो आरबीआई ने छापी है, वो कैसे बढ़ करके M3 का रूप ले लेती है। M3 क्या है, हमारी ब्रॉड मनी है या करेंसी स्टॉक जो पब्लिक के साथ मौजूद है। M3 उसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई, जितनी मनी सप्लाई मौजूद है। तो M0 कैसे M3 का रूप लेता है, उसी के बारे में हमें मनी मल्टीप्लायर बताता है। डिटेल में मैंने विथ एग्जांपल फोटो के साथ में एक्सप्लेनेशन करी हुई है मेन लेक्चर में, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है सर M3 डिवाइडेड बाई M0, M3 डिवाइडेड बाई M0, ओके। द मनी मल्टीप्लायर इज द लिंक बिटवीन ब्रॉड मनी M3 एंड द रिजर्व मनी M0। M3 और M0 के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है। मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला हम याद रखेंगे, M3 डिवाइडेड बाई M0 होता है। वेलोसिटी ऑफ मनी की बात करूंगा मैं, तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होती है, सिंपल भाषा में अगर इसको हम कहें तो पैसा मतलब एक साल के अंदर, मान लीजिए एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान पैसा कितने हाथों में जो है टर्नओवर करता है, कितने हाथों से होकर गुजरता है। जैसे 100 का नोट मान लीजिए आपके पास है, तो वो 100 का नोट कितने लोगों के हाथों में गुजर करके आपके पास आया है, से वो 50 लोगों के हाथों में गया। कैसे 50 लोग, भाई तुम्हारे पास था, तुमने सब्जी खरीदी, सब्जी वाले को दे दिया, सब्जी वाले ने दूध खरीदा, दूध वाले को दे दिया, दूध वाले ने जा करके जो है मैगी खरीदी, मैगी वाली दुकान को दे दिया, काइंड ऑफ दैट। ऐसे पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो जितने हाथों को उसने बदला उसे ही सर वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ मनी इज द फ्रीक्वेंसी विथ विच 1 unit of currency is used on domestically produced goods and services in a specific time period, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बताती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी इज द फ्रीक्वेंसी बताती है विथ विच एक यूनिट ऑफ करेंसी जो है यूज की गई है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड और सर्विसेज को खरीदने के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान। दूसरे शब्दों में बताया, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ मनी इज स्पेंट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इन यूनिट ऑफ टाइम। एक यूनिट ऑफ टाइम में, एक साल में, एक महीने में कितनी बार जो है एक करेंसी के नोट को
हमने गुड्स और सर्विसेज खरीदने में, परचेज करने में यूज किया है। वही बात हो गई, कितने हाथों को उसने बदला हुआ है, हमारे हाथ से कहाँ गई, कहाँ से कहाँ गई, उसी के बारे में बात ये कर रहा है। रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी और मनी सप्लाई M3 इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ मनी का फार्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाई ब्रॉड मनी या M3, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाई ब्रॉड मनी M3, इसी को ही नॉमिनल वो बोलते हैं हम क्या, वेलोसिटी ऑफ मनी। बात करते हैं इन्फ्लेशन की। कौन इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई। चीज़ों के दाम जो हम जनरल यूज में लाते हैं उनके दाम का लगातार बढ़ते रहना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेफर टू द सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड टाइम। इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके जनरल लेवल ऑफ प्राइस में चेंज बढ़ते रहना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर घटती है, ठीक है। जब भी प्राइस बढ़ेगा तो हम कम गुड्स और सर्विसेज खरीद पाएंगे। मतलब जैसे पहले 100 रुपये किलो सेब था, अब आप 500 रुपये किलो है, तो हम 500 रुपये में पहले 5 किलो सेब खरीदते थे, अब 1 ही किलो खरीदेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मनी की पावर ऑफ परचेजिंग है वो घट जाती है। पहले वो 5 किलो सेब खरीद पाती थी मनी, आज वो 1 ही किलो मनी, 1 ही किलो जो है एप्पल खरीद पा रही है, तो पावर उसकी कहीं ना कहीं घट गई है, ठीक है। चीफ मेजर ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन को यानी कि महंगाई को मापने के लिए इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। इन्फ्लेशन रेट क्या बताता है, सालाना परसेंटेज कितना चेंज हुआ है प्राइस में, प्राइस इंडेक्स में 1 साल के अंदर कितने परसेंटेज का चेंज आया है, उसे ही इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। महंगाई के अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। नेगेटिव इफेक्ट अगर देखें तो उसमें जो है क्या होता है, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी। मनी जो मनी है उसकी वैल्यू स्टेबल नहीं रह पाती है, नेगेटिव इफेक्ट ये है। पॉजिटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, पॉजिटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड मिटिगेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन एंड डेट रिलीफ बाय रिड्यूसिंग द रियल लेवल ऑफ डेट। पॉजिटिव इफेक्ट में क्या होता है कि इकोनॉमी अगर रिसेशन से गुजर रही है तो महंगाई आने से वो रिसेशन से बाहर चली आती है। और दूसरा ये होता है कि अगर जो है महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो कर्ज हमको सस्ता लगने लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है और महंगाई ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा सा कर्ज में रिलीफ जैसा महसूस होता है, ठीक है। महंगाई 2 तरीके की होती है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब किन वजहों से महंगाई होती है। तो सर महंगाई दो वजहों से होती है। पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होगा, और दूसरा है कास्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी हम दोनों देखेंगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कि किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो उसकी वजह से महंगाई आ जाती है। इट इज़ अ राइज इन द जनरल प्राइस काज्ड बाई इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो एग्रीगेट डिमांड है हमारी, सब मिला करके जो डिमांड है एग्रीगेट, उसमें राइज अगर हो जाता है तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल increases the aggregate demand for the goods and services, and if aggregate supply does not follow suit the price in rises। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है, गुड्स और सर्विसेज के लिए डिमांड बहुत बढ़ जाती है। और अगर एग्रीगेट सप्लाई, जो हमारी सप्लाई है वो अगर उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, तो प्राइस बढ़ जाता है। यानी कि डिमांड अगर ज़्यादा है और सप्लाई हम उतनी नहीं कर पा रहे हैं जितनी डिमांड है, तो प्राइस बढ़ता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने कॉन्सेप्ट के साथ करी हुई है सर, यहाँ पर हम केवल बात काम की कर ले रहे हैं, ठीक। आता है कास्ट पुश इन्फ्लेशन। कास्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है सर, जैसे कोई भी किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में जितने भी सामान लगता है, अगर उन सब का दाम बढ़ जाए तो ऑब्वियसली हमारे पूरे प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए सब्जी है, सब्जी को लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ता है। अब अगर डीजल के दाम बढ़ गए तो ट्रांसपोर्ट वाला हमसे ज़्यादा चार्ज करेगा। जहाँ 600 रुपये में लाता था सब्जी हमारे लिए, वहाँ 1000 में लाएगा। अब अगर वो 600 का 1000 करेगा तो उसको हम कहाँ से कंपनसेट करेंगे, हम अपनी सब्जी का दाम बढ़ा देंगे। तो कास्ट पुश इन्फ्लेशन यही है फ्रेंड्स, ओके। इट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन काज्ड बाय सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज वेयर नो सुटेबल अल्टरनेटिव इज अवेलेबल। मतलब यानी का कॉस्ट बढ़ गई है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। जैसे एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ सम की इनपुट लाइक ऑयल राइजेज, कुछ की इनपुट जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं अगर उनका दाम बढ़ जाता है तो प्रोड्यूसर के पास क्या विकल्प है, या तो जो है वो आउटपुट बढ़ाए घटाए कुछ करे, है ना, या फिर जो है उसका दाम
आउटपुट प्राइस को हायर कर दे। मतलब कंपनसेट कैसे होगा, अगर तेल का दाम बढ़ गया है तो हम कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, प्राइस बढ़ा करके हम उसके मतलब जब हम दाम बढ़ा देंगे तभी वो हमारे लिए एडजस्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर ऑफ इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन को मापा कैसे जाए, ठीक है। तो इन्फ्लेशन डिनोट्स द राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस में राइज को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। जनरल प्राइस लेवल इज मेजर्ड बाई प्राइस इंडेक्स, जनरल प्राइस जो लेवल होता है उसको प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता है। जब न्यूज़पेपर हमें बताता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इनफैक्ट दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स की ही बात करें कि भाई प्राइस बढ़ गया है। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, एक वेटेड एवरेज होता है प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज का एक बकेट एक्चुअल में बनाया जाता है। उस बकेट में जितने भी गुड्स और सर्विसेज सेलेक्ट कर लिए जाते हैं उनका एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, उसी के आधार पर ही प्राइस मतलब जो है इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। ठीक है, कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि प्राइस इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सिंपल है, देखो इसमें क्या करना होता है हमें, इसके लिए आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि प्राइस इंडेक्स जो है मई 2022 का, मई 2022 में प्राइस इंडेक्स हमारा 183.40 है और मई 2021 में यही सेम चीज़ जो है आपकी 176.20 है। ठीक है, तो अगर ये इंडेक्सेस दिए हुए हैं तो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, इस अभी करंट में क्या है, माइनस पिछले साल क्या था डिवाइडेड बाई पिछले का साल क्या था इंटू 100, बस इसी से हमारा इन्फ्लेशन का पता चलता है। मतलब ऐसे बेसिकली समझिए, पहले हम 176 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे थे, अब 183 रुपीज़ में खरीद रहे हैं, तो कितना दाम बढ़ा, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो सर 4.09% इंक्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब हुआ 4.09% इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की अगर हम बात करें कि मतलब जो है महंगाई को मापने के लिए जो इंडेक्स हमारे पास मौजूद हैं, तो उनमें सर पहला CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और तीसरा GDP डिफ्लेटर होता है। तीन तरीके हैं जिनसे हम, तीन प्राइस इंडेक्सेस हैं जिनसे हम इन्फ्लेशन को माप सकते हैं। ध्यान रखेंगे GDP डिफ्लेटर किस काम आता है, महंगाई को मापने के काम आता है। ठीक है, अब बात करेंगे पहले CPI की, हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे सर, CPI की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। यहाँ से सर आपको क्वेश्चन मिल सकता है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना जरूरी है। CPI क्या बताता है, इसके लिए सर देखिए क्या होता है, एक बकेट चुन ली जाती है। ठीक है, ऐसे एक बकेट बनाएगी जिसमें सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज को रखा जाता है जो इसेंशियल है हमारे लिए, आटा चावल दाल आलू है ना, दूध दही पनीर, ये सब इसमें रखा जाता है इस बकेट में, और इसी का रेट पता करने की कोशिश करते हैं, इसका रेट अभी क्या चल रहा है और भविष्य में क्या हो रहा है। ठीक है, उसी के आधार पर ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यानी CPI को कैलकुलेट किया जाता है। तो CPI रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बास्केट है गुड्स और सर्विसेज के, उसमें कितने चेंजेस हुए हैं। ठीक है, परचेज आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड के द्वारा जिसे परचेज किया गया है और कंज्यूम किया गया है उस बास्केट में जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके प्राइस में कितना चेंज हुआ है, वही CPI बताता है। CPI जो है प्राइस रिटेल लेवल पर बताता है, होलसेल लेवल पर नहीं बताता। ध्यान देंगे किस लेवल पर बताएगा, रिटेल लेवल पर। इसको कौन रिलीज करता है, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा इस इंफॉर्मेशन को रिलीज किया जाता है। CPI मंथली बेसिस पर आता है। CPI कब आता है, मंथली बेसिस पर। कौन रिलीज करता है, NSO के द्वारा। और ये MO, इसको मैं बता देता हूँ, एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। ठीक है, तो NSO किसके अंतर्गत आता है, MOSPI के अंतर्गत आता है, ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो NSO किसके अंतर्गत आता है सर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है। ओके, उसके बाद में CPI के अलावा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अलावा CFPI भी पब्लिश किया जाता है NSO के द्वारा। NSO के द्वारा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो किया ही जाता है, CFPI कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को भी ये रिलीज करते हैं। ठीक है, करंट CPI जो है कितनी है, करंटली CPI का बेस ईयर कितना है, 2012 है, याद रखिएगा, इसीलिए येलो मार्क किया हुआ है मैंने। CPI करंटली इसका बेस ईयर क्या है, 2012, और बेस ईयर में वैल्यू क्या रखी जाती है, 100 ही रखी जाती है। मैंने बताया आपको कि CPI का डेटा मंथली बेसिस पर पब्लिश किया जाता है, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि आता है आपका MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है। तीन डिफरेंट तरीके के जो है नंबर्स यहाँ पर हमारे काम में आते हैं। कौन कौन से, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, देखिए CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI हमारी
इंडस्ट्रियल वर्कर, हम लोग इंडस्ट्रियल वर्कर में आते हैं। हमारा जो डियरनेस अलाउंसेस होता है डीए, वो इसी के आधार पर डिसाइड होता है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर ही डिसाइड होता है, ठीक है, डीए हमारा। और इसका बेस ईयर 1960 है, इसका बेस ईयर क्या है, 1960 है। दूसरा सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, यानी कि सीपीआई एएल या उसी को रूरल वर्कर कह देते हैं। और तीसरा सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड, सीपीआई कंबाइंड। जो हमारी आरबीआई है वो सीपीआई कंबाइंड को यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन लेने के लिए, सीपीआई कंबाइंड का प्रयोग करती है मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन के लिए। ओके, उसके बाद में मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि जो हमारा डियरनेस अलाउंसेस है, बैंक में जो वर्कमैन होते हैं और जो ऑफिसर एम्प्लॉय होते हैं उनका जो डीए है मतलब डिसाइड होता है, वो बेस्ड ऑन सीपीआई आईडब्ल्यू से होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर से डिसाइड होता है और इसका बेस ईयर 1960 है। इसका बेस ईयर कितना है, 1960 है। अदरवाइज सीपीआई का बेस ईयर कितना है, ध्यान रखें 2012 है, अदरवाइज 2012 है, लेकिन डियरनेस अलाउंसेस के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू यूज होता है और उसके लिए जो है बेस ईयर सर हमारा कितना है, 1960। अब बात करते हैं डब्ल्यूपीआई की, होलसेल प्राइस इंडेक्स की। तो देखिए सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर लेवल पर बात करता है। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल लेवल पर ये बात कर लेता है आपसे। ओके, तो डब्ल्यूपीआई रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स। वही सेम बास्केट यहाँ भी है, लेकिन प्राइस में चेंज होलसेल लेवल पर कितना हो उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। और इसको ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा रिलीज किया जाता है। ये डेटा कौन रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा, जो कि आता है डीपीआईआईटी के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत आता है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडिया में कितना है उसके बारे में जानकारी हमें देता है कौन, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डब्ल्यूपीआई। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी, ये भी मंथली बेसिस पर ही लॉन्च किया जाता है, मंथली बेसिस पर ही इसका डेटा रिलीज किया जाता है। अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए बेस ईयर क्या है सर, इसके लिए बेस ईयर 2011 एंड 12 है। सीपीआई के लिए बेस ईयर क्या था, याद करें 2012 था। और डब्ल्यूपीआई के लिए बेस ईयर क्या है, 11 और 12, बेस ईयर 11 और 12 है, ठीक है। उसके बाद में 3 ग्रुप हैं, कमोडिटी के 3 ग्रुप हैं। प्राइमरी आर्टिकल आते हैं यहाँ पर, फ्यूल एंड पावर आता है और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। 3 ग्रुप हैं, मतलब जितनी भी कमोडिटी है, जो बास्केट है उसमें कमोडिटी को 3 जो है मतलब ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। 3 कमोडिटी ग्रुप में बांटा गया है। तो पहला प्राइमरी आर्टिकल, इनका वेटेज 22.6 होता है, फ्यूल एंड पावर का वेटेज 13.2 होता है और सबसे ज़्यादा वेटेज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को 64.2 दिया जाता है। इसके अलावा फूड इंडेक्स भी जो है लॉन्च किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फूड इंडेक्स भी लॉन्च किया जाता है जिसका वेट 24.4 है, ठीक है। डब्ल्यूपीआई नंबर्स के साथ में फूड इंडेक्स भी इनके द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चूंकि सीआईबी में पहले था इसलिए मैं बता रहा हूँ। आरबीआई ने अडॉप्ट किया है न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई कंबाइंड। अब सीपीआई कंबाइंड को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है किस चीज़ के लिए, की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन के लिए। अप्रैल 2014 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि अब हम सीपीआई सी को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड को ही अपने इन्फ्लेशन के लिए यूज करेंगे, अपने मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए यूज करेंगे। तो अप्रैल 2014 से पहले क्या होता था सर, इसे डब्ल्यूपीआई को वैल्यू दी जाती थी, ठीक है। ध्यान रखें, अप्रैल 2014 से पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई को वैल्यू देता था आरबीआई, लेकिन अब सीपीआई सी को देता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड को वैल्यू दी जाती है। कंबाइंड में रूरल प्लस अर्बन दोनों शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखें, डब्ल्यूपीआई चूंकि पहले यूज होता था इसीलिए इसे हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन किसे कहेंगे, डब्ल्यूपीआई को। क्यों हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा गया, क्योंकि पहले न्यूज़पेपर की हेडलाइन में डब्ल्यूपीआई ही छप कर आता था, इसीलिए। अब नहीं रहेगा इसकी वैल्यू, लेकिन चूंकि प्रथा चली आई थी उस समय तो इसीलिए इसका नाम हेडलाइन इन्फ्लेशन ही रहा और जो है सीपीआई को कहीं ना कहीं कोर इन्फ्लेशन माना गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर क्या था, हमारा बेस ईयर क्या था डब्ल्यूपीआई का, 2011 एंड 12 था। बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है प्रक्रिया में लगी हुई है नया बेस ईयर लाने के लिए, कि हम 2017 और 18 को बेस ईयर बनाने की तैयारी में है, ठीक है। 2017 और 18 को बेस ईयर बनाने के प्रयास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आगे बढ़ें तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP होता है। ये रिलीज किया जाता है NSO द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हर महीने। IIP को कौन रिलीज करता है, NSO द्वारा ही। जो CPI को रिलीज करता है वही जो है आपका IIP को भी रिलीज करता है।
ओके हर महीने रिपोर्ट आती है। किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, तो इट इज मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ये किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से रिलेटेड है। इसमें 3 ग्रुप होते हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, में 3 ग्रुप बने हुए हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग को दिया जाता है। और IIP का बेस ईयर कितना है? वही जो आपका WPI का बेस ईयर है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है बेस ईयर 2011-12 है। इसका भी 2011-12 ही है। ओके फ्रेंड्स, आता है मेरे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक भी होगा अपना, GDP डिफ्लेटर। तो GDP डिफ्लेटर ध्यान रखें, ये भी जो है आपका महंगाई को मेजर करने का एक तरीका है। GDP डिफ्लेटर का जो फार्मूला होता है उसको हम देख लें। अगर ये देखिए यहाँ पर GDP डिफ्लेटर का फार्मूला है सर, नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू 100। नॉमिनल GDP में जो करंट प्राइस होता है उस पर मेजरमेंट किया जाता है, रियल GDP में बेस ईयर के आधार पर प्राइसिंग की जाती है। तो नॉमिनल GDP में सर प्राइस भी होता है और इन्फ्लेशन भी होता है, और रियल GDP में प्राइस भी होता है। ठीक है, यहाँ करंट प्राइस मतलब यहाँ एक्चुअल प्राइस है, बेस ईयर का प्राइस है। यहाँ पर जो प्राइस है उसमें इन्फ्लेशन भी शामिल है, तो इसलिए प्राइस अगर हटाएंगे तो सिर्फ इन्फ्लेशन बचता है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये इन्फ्लेशन को निकालने का एक तरीका है, जो हम ये डिवाइड करते हैं, इससे सिर्फ इन्फ्लेशन ही बचता है, बाकी सारी चीज़ें हट जाती हैं। ठीक है, तो हम बात करें GDP डिफ्लेटर की, तो GDP डिफ्लेटर इज ए मेजर ऑफ लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन सब का प्राइस एक साथ निकाला जाता है। मतलब कहने का, अगर मैं एक बड़ा कंपेयर बताऊं, CPI और WPI में आपने ध्यान दीजिए, एक बास्केट मैंने बनाई थी, लेकिन GDP डिफ्लेटर इस बास्केट पर निर्भर नहीं करता। वो बोलता है बास्केट रखने नहीं, जो कुछ भी बनाओगे, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस करोगे, हम सब पर ध्यान देंगे, सारे प्राइसेस लेंगे। बास्केट छोड़ दो, बास्केट में 20 आइटम है, 50 आइटम है, नहीं, 1 लाख तरीके की चीज़ें अगर एक्टिविटीज़ हो रही हैं देश में, गुड्स और सर्विसेज सब कंसिडर करके आपका ये निकालता है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर को सर हम इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर के नाम से भी जानते हैं। GDP डिफ्लेटर इज नॉट बेस्ड ऑन फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। CPI और WPI एक फिक्स बास्केट पर आधारित होते हैं, लेकिन GDP डिफ्लेटर ऐसा नहीं है। ठीक है, GDP डिफ्लेटर का डेटा क्वार्टरली बेसिस पर अवेलेबल होता है। GDP का डेटा जब आता है उसी के साथ में GDP डिफ्लेटर का डेटा भी पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, GDP का डेटा जब आता है तो उसी समय GDP डिफ्लेटर का डेटा भी पब्लिश कर दिया जाता है हर महीने। ठीक है, CPI और WPI का डेटा हर महीने पब्लिश किया जाता है, जबकि GDP डिफ्लेटर का डेटा क्वार्टरली बेसिस पर पब्लिश किया जाता है GDP के डेटा के साथ में। ठीक है, ये MOSPI द्वारा ये डेटा रिलीज किया जाता है। GDP डिफ्लेटर का डेटा कौन रिलीज करता है? तो सीधे MOSPI, यहाँ NSO नहीं है, NSO इज नॉट हियर। यहाँ पर सीधे वो मिनिस्ट्री ही करती है। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप GDP डिफ्लेटर का डेटा रिलीज करेंगे। और GDP के प्राइस, GDP डिफ्लेटर या GDP प्राइस डिफ्लेटर का फार्मूला अगर आपसे पूछे तो नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू 100। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स यहीं पर अपना शॉर्ट नोट्स लगभग 28 मिनट इसमें भी लग गए। मैं बिल्कुल ब्रीफ करते हुए आ रहा हूँ, मैंने कुछ भी एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है आपको, तब भी इतना समय लगता है। ठीक है, तो इसमें आपका काम चल जाएगा, बस काम चलेगा। मैं वादा नहीं करता कि आप पास करोगे भाई, मेरा साफ़ सुथरा सा है। मैं विश्वास करता हूँ डिटेल में पढ़ाने में, ये बिल्कुल मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन चूँकि काफ़ी लोगों के मन में भ्रम है कि जय भी उतना कठिन नहीं है CIB के मुकाबले, तो इसीलिए हियर इट इज़, आप इसको पढ़ें, समझें, अपने काम में लें। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।